हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 12 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। नोवाक जोकोविक ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किसको हराया इन्होंने? मेदवेदेव, रूस के खिलाड़ी को इन्होंने हराकर यह खिताब जीत लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2023 में खेले गए सभी ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। तो हम 2023 में खेले गए सभी ग्रैंड स्लैम के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है और महिला एकल वर्ग का खिताब आरेना सबलेंका ने जीता है। ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा प्रश्न है, ये जितने ग्रैंड स्लैम है ये सभी क्रम में है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और उसके बाद यूएस ओपन खेला जाता है। दूसरा हम देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें भी नोवाक जोकोविक ने ही पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का ईगा स्विएटेक ने यह खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है, यानी कि मिट्टी के ग्राउंड पर यह खेला जाता है। तीसरा हम देखते हैं विंबलडन ओपन 2023। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केस आद्रोसोवा, ये कहाँ के हैं? ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जीता। महिला का मार्केस आद्रोसोवा चेक गणराज्य के, इन्होंने जीता है। और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। यह किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो जो विंबलडन ओपन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1877 में इसकी शुरुआत हुई और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। यानी कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर आपसे पूछता है तो विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। नेक्स्ट देखते हैं यूएस ओपन 2023। ये सबसे आखिरी में खेला जाता है यूएस ओपन। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। इसमें भी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, ये सर्बिया के खिलाड़ी, अभी हमने आपको बताया। और फीमेल एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का कोको गॉफ ने जीता है। ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं और 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसमें? यूएस ओपन 2023 में। ये अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें आपको यह प्रश्न पूछा गया है यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। इन्होंने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, 24वां ग्रैंड स्लैम। 24वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया है। किसने? नोवाक जोकोविक ने। यह किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1981 में हुई। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जाता है। तो यूएस ओपन का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? न्यूयॉर्क में किया जाता है। शुरुआत इसकी 1881 में हुई और यह किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है और इनकी बराबरी किसने कर ली है? नोवाक जोकोविक ने इनकी बराबरी कर ली है। इसके बाद यह खिताब देते हैं तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? नोवाक जोकोविक हो जाएंगे। तो ये थी पूरी ग्रैंड स्लैम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मराकेच शहर कहाँ स्थित है? यह शहर मोरक्को में स्थित है। मराकेच शहर कहाँ पर स्थित है? ये मोरक्को में स्थित है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात मोरक्को की राजधानी है। अगर आपसे पूछता है मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो मराकेच शहर ये मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी और यहीं पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए।
एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में स्थित है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? ये मोरक्को में स्थित है। नाम क्या है? माउंट टोबोकुल, ये इसका नाम है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टोबोकुल। तीसरा प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, यानी कि जो स्थल भाग है उसको अलग करती है। तो मोरक्को और स्पेन को ये अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो जल वाला जो भाग है उसको जोड़ती है और स्थल वाले भाग को अलग करती है। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। मुंबई में आयोजन कब किया जाएगा? 15 से 17 सितंबर को के बीच में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। संस्करण कौन सा है? 14वां संस्करण है। इसका आयोजन 15 से 17 सितंबर के बीच में मुंबई में किया जाएगा। थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेज, ये इसकी थीम है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत 1990 में कोच्चि से इसकी शुरुआत हुई थी। 1990 में पहला संस्करण इसका मनाया गया था। ये कौन सा संस्करण? ये 14वां संस्करण है, इसको आपको याद रखना है। स्पाइसेस का फुल फॉर्म क्या है? जो यहाँ पे स्पाइसेस लिखा है SPICES, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो S से हो गया आपका सस्टेनेबिलिटी, P से हो गया प्रोडक्टिविटी, I से हो गया इनोवेशन और C से हो गया कोलैबोरेशन और E से हो गया एक्सीलेंस और S से हो गया सेफ्टी। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी, ये इसका स्पाइस का फुल फॉर्म है। शुरुआत 1990 में कोच्चि से इसकी की गई थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु, भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन पहली बार बेंगलुरु में भारत में किया गया है। लॉन्ग आइलैंड किसे कहते हैं? तो लॉन्ग आइलैंड जंजीबार को कहते हैं। जंजीबार कहाँ पर है? ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तंजानिया की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइसविले शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। किसको? 3 सितंबर को, इसको आपको याद रखना है। लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल पर इसकी घोषणा की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल पर इसकी घोषणा की गई। किसकी घोषणा? सनातन धर्म दिवस की घोषणा की गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला USA यानी कि अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? जॉर्जिया। जॉर्जिया ये USA का एक प्रांत है। इसने हिंदू शहर के विरोध में पहला बिल पारित किया था, यानी कि हिंदू फोबिया के विरोध में पहला बिल पारित करने वाला अमेरिका का कौन सा प्रांत है? जॉर्जिया प्रांत है, आपको याद रखना है। और इसी जॉर्जिया प्रांत ने ही हिंदू हेरिटेज मंथ भी घोषित किया है। किसको? अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा? जॉर्जिया के द्वारा इसको हिंदू हेरिटेज मंथ अक्टूबर को घोषित किया गया। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा BRO कहाँ स्थापित करेगा? BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित करेगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 13,710 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी। यह भी आपको याद रखना है। ऊंचाई कितनी होगी? 13,710 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी। आधारशिला कौन रखे? किसके द्वारा रखी गई है? तो आधारशिला राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। क्योंकि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अध्यक्ष इसके कौन है?
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान में तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला ये बीआरओ की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको कहाँ पर तैनात किया गया है? भूटान में इनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो जैविक विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर अश्विनी कुमार, और मादिका सुब्बा रेड्डी इनको चुना गया है। तो दो लोगों को जैविक विज्ञान श्रेणी में चुना गया है, डॉक्टर अश्विनी कुमार और मादिका सुब्बा रेड्डी, इन दो लोगों को चुना गया है जैविक विज्ञान की श्रेणी में। यह विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और इस बार 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। 7 श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है और 12 विजेताओं को 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से जैविक विज्ञान का पुरस्कार, जो जैविक विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार, वो किसको दिया गया है? डॉक्टर अश्विनी कुमार और मादिका सुब्बा रेड्डी, इन दो लोगों को जैविक विज्ञान श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है, 12 लोगों को कुल यह पुरस्कार दिया गया है। कुल 7 श्रेणी में इस पुरस्कार को दिया गया है। शुरुआत इसकी 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और पुरस्कार की राशि इसमें कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि दी जाती है और विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखते हैं यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो CSIR के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा यह पुरस्कार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे CSIR के? तो CSIR के पहले अध्यक्ष या इसके फाउंडर कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर थे। तो इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में? जो CSIR के फाउंडर थे और पहले अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर, इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी CSIR की? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान किसको मिला है? अंतिम स्थान ईरान को प्राप्त हुआ है। 87वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान 30वां है और भारत इसमें मूवर्स श्रेणी के अंदर आया है। इसको भी आपको याद रखना है, भारत मूवर्स श्रेणी के अंदर आया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? ईरान को बनाया गया है, 9वां सदस्य बनाया गया है। और ब्रिक्स में 6 देश अभी शामिल हुए हैं, जिसमें से ईरान भी एक देश है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ईरान ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है और SCO का नवीनतम सदस्य भी ईरान को बनाया गया है, 9वां सदस्य। नेक्स्ट है, जिनेवा में कौन से संगठन का मुख्यालय है? जिनेवा में कौन से संगठन का मुख्यालय है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इन सभी का मुख्यालय आपको याद रखना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 38वां है। अब ये किसी परीक्षा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान पर किसे चुना गया है? तो शीर्ष 3 स्थान पर इंदौर, आगरा और ठाणे आए हैं। शीर्ष 3 स्थान पर कौन आया है? इंदौर, ये मध्य प्रदेश का शहर है। दूसरा है आगरा, ये दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का है। और तीसरा है ठाणे,
ये महाराष्ट्र का शहर है। तो इंदौर, आगरा और ठाणे ये तीन आए हैं। पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे आगरा और तीसरे स्थान पे ठाणे आया है। कौन सी श्रेणी में? तो ये 10 लाख प्लस है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से, यहाँ देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान पर कौन आया है? इंदौर, आगरा और ठाणे आए हैं। ये पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव इनके द्वारा इसको जारी किया गया था, इसको भी आपको नोट करना है। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें एक श्रेणी है 10 लाख से अधिक की श्रेणी है, एक है 3 से 10 लाख, 3 से 10 लाख लोगों की श्रेणी है, और एक है 3 लाख से कम, 3 लाख से कम लोग वाले जो शहर हैं उनके। तो यह 3 श्रेणी में जारी किया गया। तो 10 लाख से अधिक श्रेणी में कौन? पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे आगरा और तीसरे स्थान पर ठाणे है। 3 लाख और 3 से 10 लाख के बीच में जो आबादी है उसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अमरावती, ये महाराष्ट्र का शहर है, और दूसरा है मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश का शहर है, इसको भी आपको याद रखना है। और 3 लाख से कम आबादी वाले में परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश का शहर है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों श्रेणी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है। जम्मू और कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में इसका आयोजन किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, यह भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो यह जो फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है बंगस वैली फेस्टिवल, इसका उद्देश्य है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? लद्दाख में कारगिल और लेह 2 ज़िले हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है? यहाँ पे आपसे उपविजेता पूछा गया है। उपविजेता कौन है? बांग्लादेश इसका उपविजेता है और भारत इसमें विजेता रहा है। बांग्लादेश यहाँ पे उपविजेता रहा है और इसका विजेता कौन रहा है? विजेता इसमें भारत रहा है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? भूटान में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? 8वां संस्करण है। विजेता इसमें भारत रहा है। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण खेल में विजेता कौन है और उपविजेता कौन है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 प्रश्न है, पाँचों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? इसमें विजेता मोहन बागान रहा है और उपविजेता कौन रहा है? ईस्ट बंगाल ये उपविजेता रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है? इसमें विजेता स्पेन रहा है और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड रहा है। आपको इन सभी जो प्रतियोगिताएं हैं इनका खेल आपको बताना है कि यह किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा, तो फीफा तो आप फुटबॉल ये समझ ही रहे हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है? और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो डूरंड कप का विजेता हो गया मोहन बागान, उपविजेता हो गया ईस्ट बंगाल। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन हो गया? स्पेन, और उपविजेता इसमें इंग्लैंड हो गया है। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? कर्नाटक है और उपविजेता इसमें मेघालय है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? इसमें विजेता कौन है? भारत है और उपविजेता कौन है? उपविजेता लेबनान है। यह भी किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र इसमें विजेता रहा है और उपविजेता कौन है? बंगाल इसमें उपविजेता रहा है। तो इन सभी को आपको बताना है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इंटर कॉन्टिनेंटल कप और रणजी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आप कमेंट करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको इसका उत्तर आता है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसकी PDF के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।